हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। आइए इसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन, इस्लामी कानून के कितने स्रोत होते हैं? स्रोत पूछा गया है। इस्लामी कानून के कुल कितने स्रोत होते हैं? 2, 4, 5 और 6। तो इसका सही जवाब है 4। इस्लामी कानून के कुल कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं और इन चारों स्रोतों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान। नंबर 1 पे बात करते हैं कुरान। तो ये इस्लामी कानूनों का प्रमुख स्रोत है। इस्लामी कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कुरान होता है। एक शब्द आता है हदीस। तो 4 स्रोतों की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है कुरान। तो कुरान तो मुस्लिम कानूनों का या इस्लामी कानूनों का प्रमुख स्रोत है। हदीस में क्या है? हदीस क्या है? यानी इसमें मोहम्मद साहब के कथन और कार्य, मोहम्मद साहब के कथन और कार्य वर्णित हैं। हदीस में मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का वर्णन है। एक आता है इज्मा। तो तीसरा स्रोत है। तो इज्मा क्या होता है? यानी इसमें एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, मुजतहिद। मुजतहिद, ये मुजतहिद कौन है? यानी इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला विधिवेता। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला ये विधिवेता है। और इसमें मुजतहिद यानी इज्मा में मुजतहिद के द्वारा व्याख्या किए गए कानून होते हैं। व्याख्या किए गए इसमें कानून होते हैं। तो ये भी एक तरीके से कानून से संबंधित हो गया। और चौथा जो स्रोत है इस्लामी कानून का, वो है कयास। इस्लामी कानूनों का चौथा स्रोत कयास। और ये क्या है? इसमें तर्क द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है। तर्क द्वारा कानून की व्याख्या। यानी इस्लामी कानून के 4 स्रोत हैं। पहला हमने अभी बात की कुरान। तो ये मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत हो गया, इस्लामी कानूनों का प्रमुख स्रोत हो गया। हदीस में पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का वर्णन है। इज्मा, इसमें मुजतहिद कौन होता था? इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला विधिवेता मुजतहिद कहलाता था। तो इसके द्वारा जो व्याख्या किए गए कानून होते थे उसे क्या कहा जाता था? इज्मा। और एक शब्द है कयास। कयास का अर्थ क्या होता है? तर्क द्वारा कानून की व्याख्या करना। तर्क द्वारा कानून की व्याख्या करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में व्यापार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सल्तनत काल में व्यापार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी ने व्यापारियों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। जियाउद्दीन बर्नी, तो बर्नी ने व्यापारियों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। तो कौन कौन से हैं? सौदागरान, तुज्जार, बक्काल और मुल्तानियन। मुल्तानियन, सौदागरान, तुज्जार और बक्काल। तो जियाउद्दीन बर्नी व्यापारियों के लिए इन शब्दों का उल्लेख करता है। मुल्तानियन कौन होते थे? ये बड़े व्यापारी होते थे। मुल्तानियन बड़े व्यापारी होते थे और ये ऋण देने का कार्य भी किया करते थे। तो ये बात भी सही है और ये भी सही है। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने व्यापारियों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। सौदागरान, तुज्जार, बक्काल और मुल्तानियान। मुल्तानियान बड़े व्यापारी होते थे और ये ऋण देने का कार्य करते थे। व्यापारियों का विशेष समूह तुज्जार ए खास कहलाता था। व्यापारियों का जो विशेष समूह है वो तुज्जार ए खास कहलाता था। तुज्जार ए खास याद रखना है। और डी ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने
इल्तुतमिश ने मेवात क्षेत्र में गोपालगीर नामक किला बनवाया। मेवात क्षेत्र में गोपालगीर नामक किला, तो ये जो किला है ये बलबन के द्वारा बनवाया गया था। ये किला किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था, यानी व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा हेतु। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा हेतु, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्ने ने किस शासक के बारे में लिखा है? जियाउद्दीन बर्ने ने किस शासक के बारे में लिखा है कि उसके शासनकाल में भिखारी भी काम धंधे में लग गए थे और चोर लुटेरे मार्गों की सुरक्षा में लगे हुए थे? बर्ने ने किस शासक के बारे में उल्लेख किया है कि उसके शासनकाल में भिखारी भी काम धंधे में लग गए थे और चोर लुटेरे मार्गों की सुरक्षा में लगे हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं वाला पूछा गया है। तो मुल्तान सभी व्यापारियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध था। ये सही बात है। मुल्तान सभी व्यापारियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध था। बयाना और लाहौर नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यानी सल्तनत काल की बात कर रहे हैं अपन, तो मुल्तान तो सभी व्यापारियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध था। बयाना और लाहौर नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। मुल्तान और देवल, मुल्तान और देवल, देवल ये सिंध में है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। मुल्तान और देवल प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लखनऊ पटोला वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। लखनऊ नहीं, पटोला वस्त्रों के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध था। ध्यान रखना है, पटोला वस्त्रों के लिए कौन सा क्षेत्र या कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? अहमदाबाद। तो इसमें उत्तर सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के व्यापार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यापार से संबंधित पूछा गया है कि व्यापार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूती वस्त्र का आयात सिकंदरिया से होता था। सही बात है, सूती वस्त्र का जो आयात है वो सिकंदरिया से होता था। हबसी दास और जंगी दास जंजीबार और पूर्वी अफ्रीका से भारत भेजे जाते थे। यानी सूती वस्त्र का आयात तो कहाँ से होता था? सिकंदरिया से। सही बात है। हबसी दास और जंगी दास जंजीबार और पूर्वी अफ्रीका से भारत भेजे जाते थे, ये भी सही है। भारत में वस्तुओं के निर्यात के लिए देवल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वस्त्रों के निर्यात के लिए देवल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और मार्को पोलो ने पंजाब से इस्पात का निर्यात किए जाने का उल्लेख किया है। पंजाब से नहीं, लाहौर से किया है। मार्को पोलो के अनुसार लाहौर से इस्पात का निर्यात किया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? मालवा व बिहार अफीम का उत्पादन होता था। मालवा व बिहार में, यानी हम सल्तनत काल का अध्ययन कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है। तो मालवा व बिहार में किसका उत्पादन होता था? अफीम का। सही बात है। 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के बाद लाहौर का व्यापारिक महत्व कम हो गया था। सल्तनत काल में 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के बाद लाहौर का व्यापारिक महत्व कम हो गया था। मुल्तान भारत में स्थल मार्गों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुल्तान भारत में स्थल मार्गों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और देवल बंगाल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल बंगाल में नहीं, देवल बंदरगाह कहाँ स्थित था? सिंध में। देवल बंदरगाह का संबंध कहाँ से है? सिंध से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
सरसुती, एक शब्द है सरसुती। ये उत्तम किस्म का चावल उत्पादित होता था। यहाँ से सरसुती स्थान है, यहाँ उत्तम किस्म का चावल उत्पादित होता था। और ये स्थान कहाँ स्थित है? ये स्थान बंगाल में स्थित है। तो बंगाल में सरसुती नामक स्थान है और यहाँ उत्तम किस्म का चावल उत्पादित होता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने खंबात के रेशमी वस्त्र पर नियंत्रण लगा दिया था? यानी रेशमी वस्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ के रेशमी वस्त्र पर नियंत्रण लगा दिया था। तो उसमें उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खंबात के रेशमी वस्त्र पर नियंत्रण लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सतगांव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। यानी सतगांव एक जगह है और ये कहाँ का, कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था? तो सतगांव बंगाल में स्थित है। सतगांव कहाँ स्थित है? बंगाल में। और बंगाल कौन सी भारत में पड़ता है? पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैन लेखक मलयगिरी के अनुसार स्त्रियां पिंजण से कपास धुनकर उसे अलग करती थी। तो ये जो पिंजण शब्द है इसका अर्थ है रुई धुनिए की कमान से है। जो पिंजण शब्द है, पिंजण शब्द का अर्थ क्या होता है? रुई धुनिए की जो कपास है उससे इसका अर्थ लगाया जाता है। तो जैन लेखक मलयगिरी के अनुसार स्त्रियां पिंजण से कपास धुनकर उसे नरम बनाती थी, सही बात है। रुई धुनने वाले को फारसी भाषा में नद्दाफ और हिंदी भाषा में धुनिया कहा जाता था। रुई धुनने वाले को फारसी भाषा में नद्दाफ और हिंदी में धुनिया कहा जाता था। रुई धुनने वालों पर लगने वाला कर नद्दाफी था। रुई धुनने वालों पर लगने वाला कर नद्दाफी था। और तुगलक काल में आगरा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। ये गलत बात है, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना ही 1504 में होती है और 1504 में आगरा की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। तो ये तुगलक काल नहीं आएगा, कौन सा काल आएगा? लोदी काल। कौन सा काल आएगा? लोदी काल। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसके बाद देखिए, सल्तनतकालीन शाही कारखाने से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सल्तनतकालीन शाही कारखाने से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। देखिए, कारखाने स्थापित करने का सिद्धांत संभवतः फारस से लिया गया था। यानी सल्तनत काल में कारखाने स्थापित करने का जो सिद्धांत है, संभवतः अनुमान लगाया जाता है, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? फारस से। सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वस्त्र निर्माणशाला का निर्माण करवाया गया। वस्त्र निर्माणशाला का निर्माण करवाया गया, ये बात भी सही है। फिरोज शाह तुगलक के समय शाही कारखानों की संख्या 34 हो गई थी, ये बात गलत है, 36 थी। फिरोज शाह तुगलक के समय शाही कारखानों की संख्या 36 थी। और अफीफ ने राजकीय कारखानों को 2 भागों में विभाजित किया है। अफीफ ने राजकीय कारखानों को कितने भागों में विभाजित किया है? एक तो रातीबी, एक तो कारखाने, कौन से कारखाने? रातीबी। और एक कारखाने हैं गैर रातीबी। रातीबी और गैर रातीबी। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। यानी फिरोज तुगलक के समय शाही कारखानों की संख्या 34 नहीं, कितनी थी? 36 थी। कितनी थी? 36। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रातीबी कारखाने से संबंधित? क्वेश्चन देखिए, कौन सा रातीबी कारखानों से संबंधित या अंतर्गत नहीं आता है? अभी हमने बात की, अफीफ ने राजकीय कारखानों को 2 भागों में बांटा है, रातीबी तथा गैर रातीबी। रातीबी जो कारखाने होते थे, अगर इन कारखानों की हम बात करें, इसमें वार्षिक अनुदान निश्चित मिलता था। ऐसे कारखानों में जो वार्षिक अनुदान है वो निश्चित मिलता था। वार्षिक अनुदान निश्चित मिलता था। और इसमें काम करने वाले जो लोग होते थे उन्हें वेतन भी निश्चित मिलता था।
काम करने वाले जो लोग होते थे उनको वेतन भी निश्चित मिलता था। अब ये पूछा गया कि रात्रि कारखानों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। पायगा खाना, सुतुर खाना, आबादार खाना, ये तीनों रात्रि कारखाने से संबंधित आते हैं। जमादार खाना, जमादार खाना ये रात्रि कारखाने से संबंधित नहीं आता था। जमादार खाना की यदि हम बात